वापस उस पे चले जाओ, बच्चे हैं तो पता नहीं चलेगा। नीचे चलिए स्टार्ट करें। हमने पढ़ा था बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टैटिक्स पढ़ा था, और मैंने आपको कुछ डेफिनेशंस बताई थी, कुछ ऑब्जेक्टिव्स बताए थे स्टैटिक्स के, जिसमें हमने बात की थी डेफिनेशंस के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रोड्यूसर। हु इज द प्रोड्यूसर? सो प्रोड्यूसर इज द मैन और द पर्सन हु प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अर्निंग प्रॉफिट। प्रोड्यूसर कौन होता है? जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। हमने नेक्स्ट जो अपनी डेफिनेशन पढ़ी थी वो पढ़ा था हु इज अ कंज्यूमर। सो कंज्यूमर इज अ पर्सन हु कंज्यूम द गुड्स टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए वस्तु का डायरेक्ट इस्तेमाल करता है वो क्या हो जाता है? कंज्यूमर। इससे हमने पढ़ा सेविंग और इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट इज द पार्ट ऑफ योर सेविंग, या हम कह सकते हैं कि जो पार्ट आपने अपनी इनकम का कहीं पर इन्वेस्टेड कर दिया, दैट इज इन्वेस्टमेंट। बट देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट। व्हेन वी परचेज any capital assets, that is capital formation. But when we purchase any capital assets and converted or use into the production process, जब कोई आप assets खरीदते हैं और उसे production process में use करते हैं तब वो आपका क्या हो जाता है? investment. So when you use or purchase any assets, that is only capital formation. When you use these assets in production process, that is also known as investment. Next हमने पढ़ा था saving. So saving is a part of income which we not concept, जिसे हमने conception में use नहीं किया, वो क्या हो गई? saving. ऐसे हमने बहुत सारी इसमें definitions पढ़ी थी। इस तरह आपने इसमें पढ़ा economics. What is economics? Economics is the study material in which we study about the management between limited resources and unlimited wants. यानी जो इकोनॉमिक्स वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें सिखाता है, एक तालमेल बैठाना सिखाता है किसमें, कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और जो हमारी वांट्स हैं दे आर अनलिमिटेड। फिर हमने नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ी थी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। द एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड टू अर्न मनी और इनकम। जिन एक्टिविटीज को हम इसलिए परफॉर्म करते हैं कि उसके बदले में हमें इनकम मिले, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, ये हमने पढ़ा। अब देखिए द इकोनॉमिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो हमारी इकोनॉमिक्स है उसके स्टडी मटेरियल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो हमारा इकोनॉमिक्स है अगर हम इसके स्टडी मटेरियल को डिवाइड करें तो हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है माइक्रो, जिसे हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रोइकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम बात करते हैं व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो मींस स्मॉल। अगर हम इसकी बात करें इट मींस स्मॉल। मैक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा। सो इट इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट इंडिविजुअल और स्मॉल यूनिट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम सिंगल यूनिट्स, स्मॉल यूनिट्स की स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ कंज्यूमर, अ प्रोड्यूसर, प्राइस ऑफ अ गुड, इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म। ठीक है, सो इट इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द इंडिविजुअल और स्मॉल यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमिक्स, जिसमें हम छोटी छोटी यूनिट्स या इकाइयों के बारे में बात करते हैं, व्यक्तिगत इकाइयों के बारे में बात करते हैं, तो वो क्या कहलाएगी? माइक्रो इकोनॉमिक्स। जबकि मैक्रो मींस लार्ज। अगर हम मैक्रो की बात करें इट्स मींस लार्ज। सो इट इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द लार्ज और होल यूनिट ऑफ द इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ बात करेंगे, जैसे हमने कहा कि माइक्रो में हम किसकी बात करेंगे? अ कंज्यूमर, a seller, a producer, a price of a good. But in macroeconomics, we are talking about the whole the economy. तो हम बात करेंगे नेशनल इनकम,
employment, savings, equilibrium of national economy. So it depends on the large theory of economy. ठीक है, समझ में आ गया. हमने दो ब्रांचेस पढ़ रहे हैं यहाँ इकोनॉमिक्स की, एक है माइक्रो और एक है मैक्रो. माइक्रो मीन्स स्मॉल, सो वी स्टडी अबाउट द इंडिविजुअल और स्मॉल यूनिट्स in this branch of knowledge. Macro means large, so we study about the whole the economy or the large units of the economy. For example, मैंने आपको बताया we study about the a consumer, a producer, a price of the commodity, equilibrium of a firm in the microeconomics, whereas we study about the whole the economy like the national economy of a country, unemployment problem of a country, equilibrium of an economy. So we study about the large units of any economy in the microeconomics. It is clear what is micro and macroeconomics? ये समझ में आ गया? ये समझ में? Okay. Now we differentiate अब between micro and macroeconomics. अब हम micro में और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंशिएट करेंगे. ठीक है, सबसे पहला जो हमारा डिफरेंस है, फर्स्ट जो हमारा डिफरेंस है, माइक्रो मींस स्मॉल. ठीक है, माइक्रो का मीन क्या होता है? स्मॉल. सो वी स्टडी अबाउट इंडिविजुअल और small units in this. ठीक है, micro means small, so we study about the individual or small units in this. Macro means large. Macro means large, so we study about large units or whole the economy. ठीक है, माइक्रो में हमने छोटी छोटी यूनिट्स का किया इस्तेमाल और इसमें हमने बड़ी यूनिट्स का इस्तेमाल. जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसे प्राइस मैकेनिज्म भी कहते हैं. जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसे प्राइस मैकेनिज्म भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या है? इक्विलिब्रियम. सो द डिसाइड द प्राइस ऑफ द एनी गुड्स और सर्विसेज. तो इसे प्राइस मैकेनिज्म के नाम से भी जाना जाता है. और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कहते हैं. इसे इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कहते हैं क्योंकि वी स्टडी अबाउट द होल इकोनॉमी इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो हमारी बेसिक प्रॉब्लम क्या है? इनकम जनरेट करना और जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन करना. तो जो माइक्रो का जो मेन एम है वो क्या है? प्राइस मैकेनिज्म है. जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो मेन एम है दैट इज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. ठीक है, जो थर्ड इसमें डिफरेंस ये आता है इसके एग्जांपल्स. हम जैसे ले सकते हैं माइक्रो में हम स्टडी करते हैं अ सिंगल सेलर, प्रोड्यूसर, अ कंज्यूमर, इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म, जबकि हम इसमें स्टडी करते हैं होल द इकोनॉमी की, तो नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, employment generation also. ठीक है, so these are the examples of micro and macro economics. इस तरह से आप इसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ओके, चलिए अब आगे हम देखते हैं
अब हम बात करते हैं, हमारा जो टॉपिक था दैट इज स्टैटिक्स यूज इन इकोनॉमिक्स. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर व्हाट इज स्टैटिक्स. स्टैटिक्स मींस न्यूमेरिकल फैक्ट. जब आप किसी बात को दो तरीके से कह सकते हैं, जब आप अपनी बात को कहना चाहते हैं तो हम दो तरीकों का यूज करते हैं. एक होता है टेक्सचुअल फॉर्म और एक होता है न्यूमेरिकल फैक्ट्स. इफ आई से सो मेनी पीपल्स वर गैदर्ड देयर, वहां बहुत भीड़ थी क्योंकि बहुत सारे लोग इकट्ठे थे, दैट इज टेक्सचुअल फॉर्म. मैंने अपनी बात को एक सेंटेंस में कहा, सो मेनी पीपल्स आर गैदर्ड, अ लॉट ऑफ पीपल आर देयर, कि बहुत भीड़ थी, वहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठे थे. बट आई सेज अप्रोक्सीमेट 1,025 पीपल्स वर गैदर्ड देयर. मैंने फैक्ट यूज किया, कितने हजार लोग वहां पर थे, तो दैट इज न्यूमेरिकल फैक्ट. सो व्हेन आई से माई when I want to say my thing in a sentence, that is textual form. When I want to introduce my thing in the numerical fact, that is statics. तो जब मैं अपनी बात को किसी सेंटेंस के थ्रू कहूंगी वो उसका टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन जब अपनी बात को मैं किसी संख्या में बताऊंगी तो वो क्या हो जाएगा, स्टैटिक्स. सो द न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, जब हम किसी बात को किसी फैक्ट के साथ, किसी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन के साथ बताते हैं, दैट इज स्टैटिक्स. ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो स्टैटिक्स क्या है? स्टैटिक्स किसी भी चीज को प्रेजेंट करने का एक तरीका है जिसमें अपनी बात को हम न्यूमेरिकल फैक्ट्स में बता सकते हैं. अब देखिए यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिक्स, कि स्टैटिक्स की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीगेट फैक्ट्स. ठीक है, तो स्टैटिक इज द मैनर इन विच वी रिप्रेजेंट द एग्रीगेट फैक्ट्स. जब आप किसी बात को किसी तथ्य से बताएं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे कहा कि द क्राइम रेशियो इज इंक्रीजिंग इन राजस्थान, ठीक है, स्पेशली इन जयपुर एरिया. अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि राजस्थान में बहुत क्राइम बढ़ रहा है, जयपुर में विशेष, तो मेरे ये कहना मतलब सिर्फ टेक्सचुअल फॉर्म है. लेकिन मैंने अगर आपको डेटास दिए कि 1990s द क्रिमिनल केसेस इज सो एंड सो, नाउ दीज केसेस आर इंक्रीज, जहां 1000 केसेस थे अब वहां 1000 से ज्यादा केसेस हो गए. अगर मैंने आपको न्यूमेरिकली फैक्ट बताया, दैट इज एग्रीगेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट. So when you want to present your thing with more weightage, so you have to use the statistical fact. जब आप अपनी किसी बात को बहुत ज्यादा वेटेज से बताते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा there are 1000 students are studying in a college. किसी कॉलेज में 1000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि 1000 में से 300 in art section, 400 in commerce section and remaining 300 from the science section. ठीक है, तो आपने डिस्क्रिप्टेड कर दिया गया उसे, तो दैट इज एग्रीगेट फैक्ट्स. तो स्टैटिक की बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि वो किसी भी चीज के एग्रीगेट फैक्ट्स को आपसे इंट्रोड्यूस कराता है. सेकंड, न्यूमेरिकली एक्सप्रेशन. न्यूमेरिकली कैसे? अभी मैंने आपसे कहा कोई बात हम ऐसे कहें कि हाँ क्राइम बढ़ रहा है, ठीक है, हमारे पास कोई उसके डेटा नहीं है, बट व्हेन वी जस्ट प्रेजेंट अवर डेटास, जैसे आपके स्कूल का रिजल्ट है, ठीक है, हम कहेंगे हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा. व्हेन यू शो योर डेटास, कैसे शो करेंगे कि these students are present in our examinations, out of these students get the first position, second position and third position out of so and so. तो यदि हम अपने रिजल्ट को डिस्क्रिप्टिव बताएंगे और ये बताएंगे कि इतने बच्चों ने रिजल्ट दिया, इतने परसेंट की 90% बनी, इतने बच्चों की ऐसे बनी, हमारा रिजल्ट 100% गया, तो ये क्या हो गया? न्यूमेरिकली एक्सप्रेशन हो गया. तो स्टैटिक्स क्या करता है? हर बात को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड करता है. नेक्स्ट है अफेक्टेड बाय द मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस. ठीक है, कॉजेस बहुत सारे आपको पता है कि व्हेन वी चॉइस एनीथिंग, सो देयर विल बी अ कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस. किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं, या तो उसके कुछ कॉजेस होते हैं, कारण होते हैं, या परिणाम होते हैं. सो मल्टीप्लाई कॉजेज मतलब एक ही चीज के बहुत सारे कारण हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नाउ दीज डेज द प्राइस ऑफ दैट थिंग इज इंक्रीजेस. जैसे हम कहें कि शुगर की प्राइसेस बढ़ रही है,
सो मेनी मल्टीपल रीजंस फॉर बिहाइंड दिस. फॉर एग्जाम्पल, शुगर केन का प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ. ठीक है, प्रोडक्टिव एरिया जो थे, शुगर केन की इंडस्ट्रीज थी, ड्यू टू द लॉकडाउन दे आर क्लोज डाउन, वो बंद पड़ी थी. सो प्रोडक्शन इज लेस. सो मेनी कॉजेज आर देयर. सो statical fact present, statics present the so many multiplying concepts at a same एक ही जगह पे वो क्या करता है, इन बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश एक ही प्लेटफॉर्म पर करता है. नेक्स्ट है रीजनेबल एक्यूरेसी. स्टैटिक प्रेजेंट द रीजनेबल, नॉट एक्यूरेट, फुली एक्यूरेट. इट इज प्रेजेंट द रीजनेबल. रीजनेबल मतलब इट शो द रीजन बिहाइंड द एक्यूरेसी लेवल. फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्राइस इज ग्रोइंग, इंक्रीजिंग, if the price is increasing due to some basic reasons, आपको reason बताएगा, because of the sugar cane prices increases, because of the lockdown in the industrial area. So many reasons are reasonable accuracy. मतलब इसमें reason, जो reasons के साथ आपको accuracy दी जाती है कि what are the reason behind these things, किसी भी चीज के पीछे कौन कौन सी causes हैं और what are the consequences regarding these factors. Next है placed in relation in each other. So statics place a relation with each other. For example, the price of any commodity decided by the demand and supply. किसी भी चीज की कीमत इस पर डिपेंड करती है, डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करती है. ठीक है. If any goods and services demand will increases, अगर किसी वस्तु की डिमांड बढ़ गई है, ठीक है, डेफिनेटली देयर प्राइस विल बी इंक्रीजेस, क्योंकि सप्लाई करने में टाइम लगेगा. ठीक है, तो आपकी डिमांड बढ़ने से उसकी प्राइसेस बढ़ गई. एट दैट टाइम सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस. अगर सप्लाई भी बढ़ गई, जिस रेशो में डिमांड बढ़ी सप्लाई भी उसी रेशो में बढ़ गई, सो द प्राइसेस विल बी रिमेन कांस्टेंट. बट इफ योर सप्लाई इज लेस देन योर डिमांड, अगर आपकी सप्लाई आपकी डिमांड से कम है, सो द प्राइसेस विल बी मोर देन प्रीवियस रेशो. अगर आपने डिमांड की किसी वस्तु की, फॉर एग्जाम्पल 10 गुड्स आपने डिमांड की, मार्केट में 8 ही तैयार हुई. ठीक है, तो क्योंकि सप्लाई इज लेस देन डिमांड, सो योर प्राइस लेवल विल बी इंक्रीजिंग. सो इट गिव्स द रीजनेबल एक्यूरेसी एंड प्लेस टू रिलेटेड टू ईच अदर. ये एक दूसरे को रिलेटेड करते हैं. प्री डिटरमाइंड पर्पस. प्री डिटरमाइंड मतलब पहले से आपने डिटरमाइन कर रखा है. जैसे इफ आई वांट टू, जैसे मैंने कोई ऑब्जेक्टिव बनाया कि आई जस्ट वांट टू चेक द एजुकेशन सिस्टम इन दिस लॉकडाउन, कि मैं अगर चेक करना चाहती हूँ कि इस लॉकडाउन में हाउ दिस स्कूल्स आर स्टडिंग देयर, टीचिंग देयर स्टूडेंट्स, कि वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं. तो आई जस्ट वेंट टू द स्कूल मैनेजमेंट एंड गेट द नॉलेज अबाउट देयर प्रिपरेशन फॉर द लॉकडाउन पीरियड. तो यहाँ मैंने आपसे क्या कहा, पहले मैंने अपना पर्पस देखा, प्री डिटरमाइन किया कि मुझे क्या करना है. ठीक है, मान लो मुझे मार्केट की स्टडी करनी है तो मुझे कहाँ जाना है, मुझे एजुकेशनल लेवल की स्टडी करनी है तो मुझे स्कूलों का विजिट करना पड़ेगा. तो स्टैटिकल फैक्ट जब मैं कैलकुलेट करती हूँ या इकट्ठा करती हूँ तो मुझे अपनी प्री डिटरमाइंड पर्पस को वहां पर देखना पड़ेगा कि क्या पर्पस से मैं उस फील्ड में जा रही. तो स्टैटिक्स का सबसे मेन जो इशू होता है कि व्हेन वी वांट टू कलेक्ट द डेटा, वी जस्ट नो अबाउट अवर पर्पस, कि जब मैं डेटा कलेक्ट करने जा रही हूँ तो मुझे अपने पर्पस का पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज एस्टिमेटेड. एस्टिमेटेड मतलब मैंने अपना एरिया तैयार कर लिया. जैसे अगर मुझे स्कूलों की स्टडी करनी है तो मैंने देखा किस एरिया की, जयपुर के स्कूलों की, जयपुर में भी इस एरिया के 10 स्कूलों की, 5 स्कूलों की. तो मैंने प्री डिटरमाइंड एरिया के साथ साथ अपना एस्टिमेशन बना लिया कि मुझे इतने लॉबी को इस डेटा कैप्चर फॉर्म में रखना है या इतने लॉबी को इसमें रखना है. नेक्स्ट है collected in a systematic manner. When I collect the data, I will just collect my data in a systematic manner. जैसे आपके घर में भी जनगणना वाले आते होंगे, आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं, लेकिन उनका एक मैनर होता है. आपका नाम क्या है, आपके परिवार में सदस्य कितने हैं, कितनी अर्निंग है, कितने उन पर बेस्ड हैं. ठीक है, तो एक सिस्टमैटिक मैनर में आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ता है. ठीक है, सो दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिक्स. यहाँ पर कोई दिक्कत आपको, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आगे बताऊं? ओके.
स्कोप ऑफ स्टैटिक्स, ठीक है, जो स्टैटिक्स है उसका कितना कार्य क्षेत्र है या कितना उतना विस्तृत है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिक्स का नेचर, कि जो स्टैटिक्स है उसका नेचर कैसा है, ठीक है। जैसे आपने देखा इकोनॉमिक्स का भी नेचर देखा था अपने कि आइदर द इकोनॉमिक्स इज साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स, ठीक है। ऐसे ही स्टैटिक्स का हर सब्जेक्ट मटेरियल का अपना एक नेचर होता है। अब हम नेचर कैसे डिसाइड करते हैं, जैसे हमने इकोनॉमिक्स का नेचर डिसाइड किया, देयर आर सम क्वालिटी ऑफ साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, हर सब्जेक्ट की अपनी क्वालिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल साइंस की क्वालिटी क्या है, प्रैक्टिकल बेस्ड है, ठीक है, लेबोरेटरी में टेस्टेड है, ठीक है, प्री डिटरमाइंड है, पहले से आप क्या करते हैं उसे डिटरमाइन करके तो उसके रिजल्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस को लैब में टेस्ट कर सकते हैं। आर्ट्स क्या है, आर्ट्स को आप प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोई लेबोरेटरी नहीं है। आप जितने भी इकोनॉमिक्स के लॉ बनाएंगे उन्हें आप किसी लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं कर सकते, आपको डायरेक्ट उसे सोसाइटी पर इम्प्लीमेंट करना पड़ता है और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखनी पड़ती है। तो हर सब्जेक्ट के अपने कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं। ऐसे स्टैटिक्स का भी अपना एक नेचर है, जैसे जितने भी रिजल्ट होते हैं वो एग्रीगेट बेस्ड होते हैं, ठीक है। जो स्टैटिक्स है वो किस पर डिपेंड करती है, डेटा कलेक्शन पर डिपेंड करती है, ठीक है। डेटा कलेक्शन आपने सही तरीके से मेथड से किया कि नहीं किया। दूसरा, जितने रिजल्ट आएंगे वो एग्रीगेट बेस्ड होंगे, एवरेज बेस्ड होंगे, ठीक है। तो हो सकता है आपका कैलकुलेशन का मेथड गलत हो तो रिजल्ट भी क्या आएंगे, गलत। तो सबसे बड़ी बात होती है स्टैटिक्स का नेचर। सेकंड है सब्जेक्ट मटेरियल ऑफ स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव कैसे, कि अभी मैंने आपसे कहा कि देयर आर 1000 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन अ कॉलेज, आउट ऑफ 1000 300 इन कॉमर्स स्ट्रीम, 400 in art stream and 300 in science streams. तो that is the descriptive manner of data, कि जो भी डेटा होते हैं उसे हमें डिस्क्रिप्टिव करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ इंडिया में सेंसस जो होता है, एनएसएस जो है वो सैंपल सर्वे का काम करता है। हर 10 साल के बाद जनगणना होती है, उस जनगणना में आपसे हर जानकारी ली जाती है, कितने घर में मेंबर हैं, किसकी इनकम कितनी है, किस प्रोफेशन में है, फिर एक स्केल बनाई जाती है। एक्सपर्ट्स करते हैं काम, हालांकि डेटा कलेक्शन तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उस पर जो कंक्लूजन निकाले जाते हैं वो एक्सपर्ट्स के थ्रू ही निकाले जाते हैं। तो ये जो डेटा कलेक्शन का काम है दैट इज डिस्क्रिप्टिव। हर डेटा को आपको डिस्क्रिप्ट मैनर में रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ ले सकते हैं, जैसे आपके घर में रिसाइकलिंग के लिए आप क्या देखते हैं कि कबाड़ी वाला आपके घर में आता है, आपसे बहुत सारी चीजें इकट्ठी करता है, ठीक है। अगर आप उसको सब एक पॉलिथीन में डाल के दे दें, कागज भी उसी में, कांच भी उसी के अंदर, और आयरन की शीट्स भी उसी के अंदर, आयरन की बॉटल्स भी उसी के अंदर, मान लीजिए, तो क्या होगा, उसे बड़ी मुश्किल आएगी। लेकिन जब आपने उसे एक सिस्टमैटिक मैनर में कर दिया कि आपने अपनी रख दी जो रिसाइकलिंग वाली थी वो अलग रख दी है, अपने प्लास्टिक की बॉटल्स अलग रख दी है, मिरर्स ग्लास अलग रख दिए हैं, तो क्या होगा, उसका यूजफुल मैनर तरीके से वो यूज कर पाएगा। नहीं तो उसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको एक वे में डिस्क्रिप्टिव करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो हमारे डेटाज होते हैं वो एक रॉ होते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो रॉ मटेरियल होते हैं, फिर हम उसे एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं कि इसको इस लाइन में रखना है, इसको इस लाइन में रखना है, इस लाइन में रखना है। जब वो टेबुलर में हो जाते हैं तो वो आपको डिस्क्रिप्टिव नॉलेज दे सकते हैं किसी बारे में। जैसे हमने कहा व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, आपने इंडिया की पॉपुलेशन को काउंट किया, उसमें कहा कि मेल इतने, फीमेल इतने, रूरल एरियाज में रहने वाले इतने और अर्बन एरियाज में रहने वाले इतने, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपने स्टडी मटेरियल को क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव कर सकते हैं। इन्फ्रेंशियल, इन्फ्रेंशियल मतलब किसी चीज को इन्फ्लुएंस करना, ठीक है, रेफरेंस देना। अब क्या होता है, द प्राइस ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज वर इफेक्टेड बाय द डिमांड और सप्लाई, ठीक है। अब एक बस जो प्राइस है वो किससे इफेक्टेड हो रही है, डिमांड से भी हो रही है, सप्लाई से भी हो रही है, ठीक है। सो एक ही लॉजिक के पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जो स्टडी मटेरियल इन्फ्रेंशनल होता है मतलब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होता है। अब हम बात करते हैं द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स, कि स्टैटिक्स की अपनी क्या लिमिटेशंस है, यानी स्टैटिक्स को हम यूज तो करते हैं लेकिन उसकी भी अपनी कुछ लिमिटेशंस पाई जाती है। अब स्टैटिक्स की लिमिटेशन अगर हम देखेंगे कि what is the limitation of statics?
चलिए पहले इंपॉर्टेंस देख लेते हैं लिमिटेशन से पहले कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स, कि व्हाई वी यूज द न्यूमेरिकली फैक्ट इन इकोनॉमिक्स। क्या जरूरत है कि हम न्यूमेरिकल जो फैक्ट है उनका इकोनॉमिक्स में यूज करें, ऐसी क्या जरूरत पड़ जाती है कि हमें डेटा का यूज इकोनॉमिक्स में करना पड़ता है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स। सबसे पहला जो हमारा स्टैटिक्स का इम्पोर्टेंस है, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो वी रिप्रेजेंट बाय द न्यूमेरिकल फैक्ट। हम किसी भी न्यूमेरिकल फैक्ट से उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी। इफ द प्राइस ऑफ एनी गुड्स विल increases, the quantity demand also decreases. If the price of any goods or services decreases, the quantity demand increases. अब मैं इस बात को, आपको समझ में आ रहा है वरुण? समझ में आ रहा है, देख रहा आज? Yes, ma'am. ओके, अब मैंने आपसे कहा कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस, तो मैंने इसको एग्जांपल लिया। अब मैंने आपको एग्जांपल से क्या समझाया कि प्राइस और जो आपकी क्वांटिटी है इसमें इनवर्स रिलेशन है। कैसे? इफ द प्राइस इज 2, क्वांटिटी इज 10। इफ प्राइस इंक्रीजेस, अगर आपकी प्राइस इंक्रीज हो गई, द क्वांटिटी डिक्रीजेस। तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं प्राइसेस इंक्रीजेस हो रही है, ठीक है, क्वांटिटी क्या हो रही है? डिक्रीजेस। इफ योर प्राइस इंक्रीजेस, द क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस। इफ प्राइस डिक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस। सो देयर इज अ इनवर्स, दोनों में कैसा हो गया? उल्टा संबंध हो गया। एक चीज बढ़ रही है तो एक चीज घट रही है। ये समझ गए? Yes, ma'am. So we present a economic problem with the help of quantitative method. हमने क्वांटिटी से बताया किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं या वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे, ठीक है, डेटा के थ्रू। सेकेंड है दैट इज कंपैरिजन। When we have fact और data in our hand, तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। द रिजल्ट, कंपेयरिंग रिजल्ट ऑफ 2 स्कूल्स, अगर हम 2 स्कूलों का रिजल्ट का कंपैरिजन करें, कैसे करेंगे? हमारे हाथ में डेटा होंगे। कैसे? अपीयर स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन, उस स्कूल में कितने हुए, ए स्कूल में कितने हुए, बी में कितने हुए, ए स्कूल में कितने 90+ से पास हुए, बी में कितने 90+। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? इफ वी हैविंग डेटा और फैक्ट इन अवर हैंड, वी कैन कंपेयर द डेटा विद ईच अदर। अगर हमारे हाथ में डेटाज होते तो हम क्या कर सकते हैं? उन्हें आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं। समझ गए? समझ गए? Yes, ma'am. ओके, नाउ द थर्ड, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अभी हमने देखा देयर इज अ कॉज इन प्राइस इंक्रीजिंग, अगर कीमतें बढ़ रही हैं तो क्वांटिटी कम हो रही है। सो द स्टैटिक प्रेजेंट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। एवरी जो अपना फंडामेंटल जो इश्यूज होते हैं उनके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई परिणाम होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ बताया कि अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो डिमांड कम हो रही है। वो किसी कारण से हो सकते हैं। प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं? लैक ऑफ प्रोडक्शन है, या उसका रॉ मटेरियल नहीं का प्रोडक्शन कम हुआ है, या उसका लेबर नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे रीजंस होते हैं। जो स्टैटिक जो होती है दे मेंटेन द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक लॉज। जो स्टैटिक्स है वो इकोनॉमिक्स लॉज का कंस्ट्रक्शन करती है। जैसे दिस इज द लॉ ऑफ डिमांड। ये क्या है? लॉ ऑफ डिमांड है। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? कि व्हेन अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, कि जब सब कुछ कांस्टेंट रहे अदर थिंग्स, इफ द प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड विल डिक्रीजेस। ये लॉ ऑफ डिमांड है कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग की मात्रा कम हो जाती है, और जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी मांग की मात्रा बढ़ जाती है। ये क्या हो गया? दिस इज द लॉ ऑफ डिमांड। ऐसे बहुत सारे लॉ सकते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई होता है जो पॉजिटिव रिलेशन को बताता है कि इफ द प्राइस ऑफ एनी गुड इंक्रीजेस, सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस। इफ प्राइस ऑफ एनी गुड डिक्रीजेस, सप्लाई ऑल्सो डिक्रीजेस। तो सप्लाई और प्राइस में तो कैसा रिलेशन हो गया? डायरेक्ट और पॉजिटिव। जबकि डिमांड और प्राइस में इनवर्स रिलेशन और
नेगेटिव रिलेशन पाया जाता है। समझ गए यहाँ पर? लिख रहा समझ में आ गया बेटा? So the statistics is applied to formation and economic laws. Next है formation of next आपका है forecasting policies. Forecasting मतलब आप पहले से अनुमान लगा लेते हैं। How much will be demand in the session of 2022? कल डिमांड कितनी होगी? That is forecasting. If you having datas in your hand, अगर आपके हाथ में डेटास हैं तो आप फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि कल इस वस्तु की डिमांड क्या होगी। या आज आप देखते हैं अभी यूपी के इलेक्शंस पे आपकी फोरकास्टिंग चल रही है ना। यूपी के इलेक्शन में आप डिस्कशन सुनते हैं न्यूज चैनल्स पे कि कल प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री वहाँ का कौन हो, वहाँ का मुख्यमंत्री कौन होगा। ठीक है, वहां पर आप अनुमान लगाते रहते हैं। ठीक है, किस आधार पे? डेटा के आधार पे। फिर वहां पे आप सिटीजन्स के पास जाते हैं, आप किसको वोट दोगे, इस तरह से आपका आता रहता है। तो ठीक इसी तरह से हम यहाँ देखते हैं कि इकोनॉमिक्स में भी जो फैक्ट्स होते हैं, जो तथ्य होते हैं, जो अपने डेटा कलेक्टेड न्यूमेरिकली फैक्ट होते हैं, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं? फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि कल डिमांड की सिचुएशन क्या रहेगी या इसकी सप्लाई कितनी रहेगी, ये हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी। जब आपने फोरकास्टिंग कर ली, आपको पता चल गया कि इस चीज की प्राइस बढ़ेगी या घटेगी या इस तरह का सिचुएशन रहेगी, तो आप क्या करेंगे? यू जस्ट फ्रेम योर पॉलिसी। अगर डिमांड विल बी लेस तो हाउ यू इंक्रीज द डिमांड ऑफ दैट गुड। इफ सप्लाई विल बी लेस, अगर आपको पता चलता है कि सप्लाई कल कम होगी, तो व्हाट एफर्ट्स यू डू फॉर इंक्रीजिंग द सप्लाई। फॉर एग्जांपल अभी आप देख रहे हैं कोविड के कारण ऑक्सीजन की कमी आई। अब गवर्नमेंट को क्या सूझा कि ऑक्सीजन के प्लांट्स ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? आगे की एक पॉलिसी फ्रेम कर लिया डेटास के थ्रू कि इतने प्रोजेक्ट या इतने प्लानिंग इस एरिया में होना चाहिए। तो हमने पॉलिसीज को किस पे फ्रेम किया? स्टैटिकल डेटा और न्यूमेरिकल फैक्ट के अकॉर्डिंग हमने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को वहां पर फ्रेम किया। समझ में आ रहा है ना? यस। ओके, आगे देखिए इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंसिंग। अब देखिए मैंने आपसे कहा कि व्हेन प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी इंक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज। ऑन द अदर हैंड, अगर हम प्राइस और सप्लाई में रिलेशन देखते हैं तो व्हेन प्राइस इज इंक्रीजिंग सप्लाई आल्सो इंक्रीजिंग। ठीक है, अब बताइए हु सप्लाइड, कौन सप्लाई करता है? प्रोड्यूसर। अभी अपन ने पढ़ा हु सप्लाइड, सप्लाई कौन करता है? लेखराज, वरुण, मेरी आवाज आ रही है? सो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस द गुड्स। ठीक है, अगर आप एक प्रोड्यूसर हैं तो आप क्या चाहेंगे? प्राइसेस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? इंक्रीजेस। बिल्कुल। बट अदर हैंड इफ यू आर अ कंज्यूमर, अगर आप कंज्यूमर हैं तो आप क्या चाहेंगे? डिक्रीजेस। डिक्रीजेस। अब प्रश्न उठा कि अ लॉबी, जो प्रोड्यूसर है वो क्या चाहता है? कि प्राइसेस विल बी इंक्रीज एंड द कंज्यूमर वांट्स द प्राइसेस विल बी डिक्रीजेस। ठीक है, सो क्वेश्चन अराइज। अब क्वेश्चन क्या हुआ कि वेयर विल द प्राइस इक्विलिब्रियम। प्रश्न क्या उठा कि हम प्राइस का इक्विलिब्रियम कहां करें। ठीक है, अब हमने क्या देखा? यहां हमने लिया प्राइस, यहां हमने आपकी ले ली डिमांड और ये ले लिया आपने सप्लाई। ठीक है, अब प्राइसेस तो आपके बढ़ रहे हैं। अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो डिमांड हो रही है कम, अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो सप्लाई तो बढ़ रही है। ठीक है, यानी एक लॉबी है जो चाहती है प्राइस, जो डिमांड करता है या कंज्यूमर है वो क्या चाहता है कि प्राइसेस क्या हो, कम से कम हो, हमें सस्ती चीजें मिल जाए। लेकिन प्रोड्यूसर वांट्स टू इंक्रीज द प्राइसेस, वो चाहता है मेरी वस्तु की कीमतें बढ़ें। सो देयर विल बी अ पॉइंट, ये पॉइंट देख रहे हैं, दिस इज द प्राइस वेयर डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई। देख रहे हैं? Yes, ma'am. So it is equilibrium. It is equilibrium where demand is just equals to supply. So equilibrium is the point where two things are in a balanced form. देख रहे हैं? यहाँ तक तो आप क्या देख रहे हैं? डिमांड घट रही है, यहाँ सप्लाई बढ़ रही है। लेकिन यहाँ इस रेशो पे क्या देख रहे हैं? इट इज द इक्विलिब्रियम प्राइस where demand is just equals to
सप्लाई। तो इक्विलिब्रियम जो साम्य है वो बिंदु होता है जहां पर कोई दो वेरिएबल्स बराबर पाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? Yes, सो इक्विलिब्रियम इज द पॉइंट, साम्य वो अवस्था है जहां पे किन्हीं दो चरों के मध्य क्या पाया जाता है, संतुलन पाया जाता है। फॉर एग्जांपल आप देखते होंगे सब्जी लेने जाते हैं, वो वेट करता है, इधर आपका मेजरमेंट के लिए रखता है, किलो का बाट रखा उसने, 1 किलो की सब्जी तोलेगा, कैसे बराबर करेगा कि दोनों बैलेंसिंग में हो, यानी जो 1 किलो वजन की उतने वजन की वहां पर आपकी मटेरियल चढ़ गए, दैट इज बैलेंस, दैट इज इक्विलिब्रियम। तो स्टैटिक्स फैक्ट क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम का काम करते हैं। ये जो हमने फैक्ट इकट्ठे किए इससे हमें पता चला इक्विलिब्रियम प्राइसेस पे क्या होता है, देयर विल बी डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई। क्लियर? yes, ठीक है, तो इस तरह से दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स। कि स्टैटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि कैसे हम अपनी बात को न्यूमेरिकली फैक्ट के थ्रू बता सकते हैं, उस फैक्ट्स से हम कॉजेस कॉन्सिक्वेंसेस का रिलेशन कैसे कर सकते हैं, किन्हीं दो चीजों में कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए हम कंपैरिजन कर सकते हैं डिमांड और सप्लाई में। कैसे कि व्हेन प्राइसेस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस बट सप्लाईज इंक्रीजेस, व्हेन प्राइसेस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस बट सप्लाई डिक्रीजेस। तो इस तरह से हम एक दूसरे का दो वेरिएबल्स का कंपैरिजन भी क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकली फैक्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्या कंक्लूजन निकाला कि देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन, आपने देखा नेगेटिव रिलेशन बिटवीन, किसमें नेगेटिव रिलेशन, प्राइस एंड डिमांड है इसमें नेगेटिव रिलेशन, yes, ma'am. बट पॉजिटिव रिलेशन किसमें है, प्राइस में और सप्लाई में है। तो इस तरह से हमने क्या निकाला, कंक्लूजन निकाला। ठीक है, कि इनका कंपैरिजन किया, डिमांड और सप्लाई का कंपैरिजन किया, हमने देखा कि देयर इज अ इनवर्स और नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, बट देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं, हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हम उसके कॉजेस का पता लगा सकते हैं न्यूमेरिकली फैक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस तरह से स्टैटिक्स का जो उपयोग है वो इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। सिर्फ कॉज कॉन्सिक्वेंसेस रिलेशनशिप या उसके बारे में बताने से या फिर उसके कंक्लूजन निकालने से ही नहीं, बल्कि पॉलिसीज को फ्रेम करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी गवर्नमेंट आती है, जब भी वो नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे पॉलिसीज बनाती है, जस्ट गैदर द डेटास, वो डेटा इकट्ठा करती है कि क्या कमी चल रही है। जैसे भी मैंने आपको बताया कि कोविड के टाइम ऑक्सीजन की कमी थी, तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि वी जस्ट स्टार्टेड द मोर एंड मोर प्लांट्स ऑफ ऑक्सीजन एरियाज। तो आपको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन के प्लांट लगाने चाहिए गवर्नमेंट को, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, उसने नए एरियाज डेवलप किए जहां से वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो सके। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको बता रही कि जो स्टैटिक्स या न्यूमेरिकल फैक्ट होते हैं वो ना केवल डेटा कलेक्शन करते हैं, उनका कंपैरिजन करते हैं, उनमें रिलेशन बताते हैं, उनका इक्विलिब्रियम करते हैं, बल्कि इस इक्विलिब्रियम के बिहाफ पर वो पॉलिसी का फॉर्मुलेशन भी करते हैं, चाहे वो नेशनल वाइज हो, चाहे वो एरिया वाइज हो, चाहे वो स्टेट वाइज हो। किसी भी तरह की पॉलिसीज का फॉर्मुलेशन हम कैसे करते हैं, स्टैटिक फैक्ट से करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? No, ma'am. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक? No, ma'am.